माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एनएचआरसी और जितना भी है और अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो दिशा निर्देश है, पुलिस कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए, उन सब दिशा निर्देश को हम कड़ाई से पालन करते हैं। और कोई भी मुठभेड़ होते हैं उसमें जो भी नियम कानून है, हमारा भी जो सेल्फ डिफेंस के अधिकार के तहत ही हम जो माओवादी यदि हमारे ऊपर फायर खोलते हम उसकी जवाबी कार्रवाई करते। हम खुद अपने आप को जाकर किसी के ऊपर आक्रमण करना इस टाइप का कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं, उसे करते भी नहीं है। माओवादी के जो शीर्ष नेतृत्व है अधिकतम ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल उस इलाका का जो टॉप कैडर्स जैसा सेंट्रल कमेटी पुलिस ब्यूरो मेंबर्स रहा है, उन्होंने बस्तर क्षेत्र की जो युवा युवती का उनका सीधापन का फायदा उठाकर उसका अपना कैडर में दिग्भ्रमित करके भर्ती कर दिया। तब संगठन के अंदर जाकर देखने के पश्चात इन सब स्थानीय माओवादी कैडर को समझ में आ गए जो टॉप लीडरशिप जो बाहर का है वो हमेशा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके उनका जैसे मुठभेड़ में उनका सामने करके भाग जाते हैं। इस टाइप की परिस्थिति देखकर काफी बड़ी संख्या में जो स्थानीय कैडर्स है हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से अभी आत्मसमर्पण कर रहा है। इधर के जो क्षेत्र की जनता है स्वयं एक शांतिप्रिय जनता है, जो परिस्थिति ऐसे निर्मित होगी उनके इलाका में काफ़ी हिंसा को देखने पड़ रहा है उनका, लेकिन मूलतः वो कब शांति ही चाहते हैं और उनका एक पैसा के पीछे, दौलत के पीछे कोई मोह नहीं है, जो है उसी से अपना जीवन को सीमित करने के लिए उनका जो जीवन यापन चलाने का उनका एक अनुभव रहा और प्रकृति से जुड़कर अपना जीवन यापन करने का उनका एक आदत रहा। इस प्रकार के जनता का जो उनका कैरेक्टर को देखकर उनके समझने के बाद फिर हम उनसे कैसा अपना संबंध को मजबूत कर सकता, मधुर कर सकता, उसके लिए हम काफ़ी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से बस्तर में आमचो बस्तर आमचो पुलिस से लगभग 14 वर्षों से ये योजना संचालित की जा रही कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का। छत्तीसगढ़ में आज का एक प्रमुख समस्या है जो नक्सलवाद है, जो हम फाइनल एक निर्णायक मोड में इधर आ गए थे, उसमें जुड़कर मतलब काम करने के लिए तब हमको मौका मिला, फिर हम इसको एक चैलेंज के रूप में लिया था और जैसा धीरे धीरे परिस्थिति भी परिवर्तित होते जा रहा है, हमको अच्छा भी लगा। मतलब इस जर्नी में हमारा भी छोटा मोटा कोई योगदान रहा करके, इससे किसी प्रकार का कोई बोरिंग फैक्टर नहीं रहा, उल्टा मतलब जो पूरा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर मतलब सबके साथ मिलकर ये बस्तर का एक नया आइडेंटिटी देने में यदि हमारा भी कुछ योगदान होगा उसमें हम संतुष्टि से आगे काम कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा एवं विकास में स्थानीय युवा युवती का भी एक अच्छा योगदान हो, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसी उद्देश्य से शासन ने उन्हें काफ़ी बड़ी संख्या में लोकल रिक्रूटमेंट का भी एक प्रावधान बनाकर रखा था। स्थानीय पुलिस में भी, केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल में जैसे बस्तरी बटालियन सीआरपीएफ में भी स्थानीय युवा युवती को हमने रिक्रूट किया, उनके काफ़ी नियम को रिलैक्स किया थे। उससे फ़ायदा ये हुआ जो स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति के जाने वाला जो युवा है और स्थानीय जो भाषा बोली को समझने वाला युवा हमारे पास काफ़ी अच्छा संख्या में आ गए। उनके माध्यम से जो अभियान के संचालन के दौरान काफ़ी हमको सहायता भी मिलते, उससे हमारा अभियान को एक अच्छा परिणाम तक लेने में भी हमको सफलता मिल रहे थे। विगत वर्षों में काफ़ी उल्लेखनीय हमको बढ़त प्राप्त हुआ, खासतौर पर वर्ष 2024 में अब तक 136 से अधिक जो माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए थे, जो विगत 20 साल में सर्वाधिक संख्या है और काफ़ी ग्रेडेड वेपन्स भी हमने रिकवर किए गए थे। इसमें स्थानीय युवा युवती का भी काफ़ी एक अच्छा भूमिका रहा और आने वाले समय में हमारा कोशिश ये रहेगा मतलब बस्तर क्षेत्र की जो परिस्थिति को बदलने के लिए उन्हें काफ़ी एक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए और खुद उनके माध्यम से हम ये पॉजिटिव चेंज को लेने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। नमस्कार, दरअसल में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं सुंदर राजपी, आईजी बस्तर। ऐसे कम शख्सियत होते हैं जिनकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। ऐसे ही शख्सियत है सुंदर राजपी। आइए उनसे जानते हैं इस शख्सियत के निर्माण के पीछे कितनी मेहनत है। सर, सबसे पहले तो पारिवारिक पृष्ठभूमि। जी नमस्कार, मैं मूलतः तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर जिला का रहने वाला हूँ। हमारा परिवार प्रमुखता से कृषक परिवार है। हमारा परिवार में अधिकतम लोग अभी भी खेती किसानी कार्य से जुड़ा हुआ। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ, उसके पश्चात एडिशनल जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमने जो पास में शहर में गए थे, तत्पश्चात बीएससी एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद फिर सिविल सर्विस तैयारी के लिए हमने दिल्ली गए थे। फिर वर्ष 2003 में सिलेक्शन के पश्चात तब से हम छत्तीसगढ़ में अपना सेवाएं दे रहे हैं। सर, यूपीएससी की तैयारी, इसके संबंध में बताएंगे कि हमने सुना है कि काफी अलग अंदाज में आप कृषि में रहे हैं, कृषि में रुचि रही है आपकी, किसान फैमिली से हैं,
यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताएंगे, उस कैसे सफलता मिली? यूपीएससी के संबंध में पूर्व में सबके मन में एक धारणा थे, जैसे ये सिर्फ संपन्न परिवार के लोग हैं या किसी परिवार में पहले से कोई आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है या कोई डॉक्टर इंजीनियर, उन्हीं के परिवार के बच्चे ही मतलब यूपीएससी एग्जाम दे सकता है, ऐसा करके एक धारणा रहता। उसी प्रकार मेरे मन में भी वही धारणा थे। लेकिन तब मैं बीएससी एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उस समय देखा हमारा कॉलेज की ऐसा कुछ सीनियर है जो एकदम सामान्य परिवार है, गरीब परिवार का है, जो बेसिकली उनके पेरेंट्स किसान है, कृषक काम करने वाला है। उनके बच्चे भी जो हमारा सीनियर्स जो रहा, वो लोग भी यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस फॉरेस्ट सर्विस में आईआरएस में भी आए थे। तब उसके बाद हमको भी थोड़ा हिम्मत हुआ, ये परीक्षा हम भी दे सकता करके। फिर जैसे बीएससी एग्रीकल्चर साइंस की ग्रेजुएशन के पश्चात हम दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी गए थे। पूसा में एक खासियत ये रहा है, एक गुरुकुल सिस्टम टाइप का। हमारा जो सीनियर्स है जो ऑलरेडी उधर पूसा में जो एमएससी या पीएचडी पढ़ रहे थे, वो अपना जूनियर्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा विषय यूपीएससी में रहा एग्रीकल्चर और बॉटनी है। इस सब्जेक्ट के लिए बाहर कोई कोचिंग भी नहीं रहते हैं। जो भी सीनियर्स अपना अनुभव के हिसाब से जो उनका पूर्व में जो यूपीएससी में अटेम्प्ट किया, उसी अनुभव के आधार पर जो जूनियर्स को पढ़ाता है। बिल्कुल एक गुरुकुल सिस्टम टाइप का। सुबह 4 बजे से लेकर अपना जिस ग्रेजुएशन क्लास जाने के पहले 2-3 घंटे को लोग पढ़ाते हैं। शाम को वापस आकर टेस्ट भी लेते हैं, और हर हफ्ता में मतलब एक टर्म टेस्ट टाइप का भी लेते हैं। उसका मार्क वार्क को भी डिक्लेयर करके जो क्या कुछ हमको आगे कमी को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, इस संबंध में एक प्रोफेशनल तरीके से हमको सिखाते हैं। उसी के परिणाम हम अटेम्प्ट को क्लियर किया, और छत्तीसगढ़ कैडर आवंटन होने के बाद छत्तीसगढ़ में विगत लगभग 21 साल से अपना सेवा दे रहा है। सर, पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के वातावरण में कितना अंतर पाते हैं और क्या लगता है? जैसे छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कई चीज के सामान्यता देखने मिलते हैं। जैसे तमिलनाडु भी में बेसिकली जो राइस ईटिंग पॉपुलेशन है, ना, चावल ही मतलब उनका प्रमुख एक खान पान रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमको वही देखने के लिए मिलते हैं। खासतौर पर बस्तर में इधर का जो स्थानीय जो बोली है, जो गोंडी बोली है, जो आदिवासी समूह में बोला जाता है, वो द्रविडियन ऑरिजिन का भाषा है। इसमें जैसा 1, 2, 3 के लिए गोंडी में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का बोलते हैं। जो तमिल में भी लगभग वही है, 1, 2, 3, 4 बोलते। और कई जो शब्द है जो गोंडी और तमिल में मिलते जुलते हैं। और इधर का जो खान पान का और खेती किसानी करने का तरीका है, और एक जीवन का जो एक जिस तरीके से अपने आप को जो किस उसूल में जो इधर का ट्राइबल में जो लोग जीते हैं, ये सब हमारे क्षेत्र के जो जीवन यापन से काफी मिलते जुलते। इसलिए हमें कोई अलग दूसरे जगह में आकर रहने का इस टाइप का कोई अनुभव नहीं है। अपने क्षेत्र में रहना टाइप का एक अनुभव जो बस्तर में रहकर और छत्तीसगढ़ में रहकर हमको महसूस हो रहा है। सर, छत्तीसगढ़ में इस नक्सल समस्या काफी बड़ी विकराल थी, और अब वो सॉल्यूशन की ओर है, समाधान की ओर है। उसमें खासकर बस्तर के लिए सुंदर राज पी पर्याय क्यों माना जा रहा है? जैसे यदि नक्सल समस्या को समझना होगा, हमको थोड़ा इसका पृष्ठभूमि को भी बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी होना चाहिए। जैसे तब 1967 में जो नक्सल मूवमेंट शुरुआत हुआ है, खासतौर पर वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश इस इलाका में, उधर एक फ्यूडल सिस्टम थे। किसी के पास 100 एकड़ जमीन, किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। लेकिन बस्तर इलाके में ऐसा कोई ज्यादा परिस्थिति नहीं थे, क्योंकि इधर पूरा आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, जो पूरा जंगली इलाका है, इधर ऐसा कोई फ्यूडल सेटअप टाइप का कोई परिस्थिति नहीं थे। जो आंध्र प्रदेश में तब नक्सली खिलाफ उस समय ज्यादा कार्रवाई होना शुरू हुआ, एक सेफ आइडोट के रूप में जो बस्तर उस समय मध्य प्रदेश का राज्य के हिस्सा थे, इधर धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ी में नक्सली प्रवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे इधर के क्षेत्र की जनता का एक उनका स्वभाव है जो किसी को भी बहुत ज्यादा उनसे कोई विरोध नहीं करते, उस टाइप के स्वभाव को फायदा उठाकर इधर के क्षेत्र की जनता का जो पैसा के पीछे में कोई मोह नहीं है, इन सब टाइप का जो उनका कैरेक्टर को फायदा उठाकर, उनका सीधापन कर सीधे सीधे उसका मौका का फायदा उठाकर मोदी द्वारा इस क्षेत्र में अपना पैर जमाना शुरू किया, और जनता को हितैषी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तब तक जनता इस बात को समझ पाए थे, तब तक उनके कैडर का काफी एक्सपेंशन भी हो गए थे। बाद में तब जैसे नक्सली की जो असली चेहरा है
एक विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा है और क्षेत्र की जनता को अब तक बस्तर इलाके में देखे जाए तो मतलब 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा अलग-अलग आरोप लगाकर उनको हत्या की गई थी। कई उनके संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। कई बच्चे, महिला आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गए थे। इस टाइप के माओवादी को जो असली चेहरा को देखने के बाद क्षेत्र की जनता द्वारा उनके साथ देना छोड़ दिया और अभी वर्तमान में शासन का योजना के तहत जो नक्सल विरोधी अभियान में क्षेत्र के जनता का भी काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस टाइप का परिस्थिति में काम करने के लिए शासन ने हमको एक अवसर दिया है। उस अवसर अनुरूप हमने वर्ष 2005 से जैसे एएसपी बस्तर के रूप में शुरुआत करके एसडीओपी कोंडागांव, फिर एसपी नारायणपुर, फिर तत्पश्चात बस्तर जिला का भी एसपी रहा, फिर दक्षिण बस्तर इलाका का डीआईजी, वर्तमान में विगत 4 साल से बस्तर आईजी के रूप में काम करने के लिए एक अवसर मिला है। जो इस अवसर को हम क्षेत्र की जनता को जो इस इलाका के जो शांति व्यवस्था के लिए, इस इलाका को जो विकास कार्य को किस तरीके से हम आगे ले जा सकता है, इस योगदान में हमारा क्या कुछ भूमिका होगा, उसी हिसाब से हम अपना रोल को डिफाइन करके आगे जा रहा है। सर, अभी-अभी लगातार नक्सल क्षेत्र में एनकाउंटर हो रहा है, सफलता लगातार मिल रही है और पहले इसमें प्रश्न चिन्ह उठता था, अब नहीं के बराबर इसमें प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? नक्सल विरोधी अभियान में जितना भी हमारा कार्रवाई होते हैं काफी ट्रांसपेरेंट के साथ की जाती है। जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एनएचआरसी और जितना भी है और अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो दिशा निर्देश है, पुलिस कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए, उन सब दिशा निर्देश को हम कड़ाई से पालन करते हैं। और कोई भी मुठभेड़ होते हैं उसमें जो भी नियम कानून है, हमारा भी जो सेल्फ डिफेंस के अधिकार के तहत ही हम जो माओवादी यदि हमारे ऊपर फायर खोलते हम उसकी जवाबी कार्रवाई करते। हम खुद अपने आप को जाकर किसी के ऊपर आक्रमण करना, इस टाइप का कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं, वैसे करते भी नहीं है। इस प्रकार सभी प्रकार के जो गाइडलाइंस को फॉलो करके हमने कार्रवाई करते हैं। और जैसा भी महिला बल भी हमारा जो अभियान के दौरान एक प्रमुख हिस्सा के रूप में जाते हैं, उससे जो पुलिस के ऊपर लगने वाला जो एलिगेशन है, किसी महिला के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार कर दिया, उनके साथ कोई गलत कर दिया, इस टाइप का एलिगेशन भी लगभग 0 हो गई। और जितना भी जो हमारा कार्रवाई है उसका जो प्रोसीजर है वो भी गाइडलाइंस को पूरा पालन करके करने से काफी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारा अभियान संचालित हो रहे थे। और जैसा पूर्व में भी जितना भी नक्सल विरोधी अभियान संचालित हुआ है, उसके जो क्या कुछ हमारा सीखने के लिए जो सबक है, उसका अनुभव को देखकर भी हम अपना कार्य योजना का बनाते हैं। उसी कारण से हम नक्सल विरोधी अभियान में अच्छा सफलता मिलने के साथ साथ पुलिस के ऊपर लगने वाला जो आरोप भी काफी हद तक कम होते जा रहा है। सर, आप में लोगों को आकर्षण करने की क्षमता है। बस्तर क्षेत्र के जो जनजातियां हैं, माड़िया, मुरिया और अन्य जनजातियां, उनके जो फंक्शंस हैं उसमें आप शामिल होते हैं, उनके जैसा ही शामिल होकर उनके जैसा ही आनंद उठाते हैं। तो आप में आकर्षण करने की क्षमता है, तो आप जो सरेंडर वाले मामले में आप ऐसा कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो अभी क्या स्थिति है आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के मामले? जैसा शुरू में जो माओवादी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अधिकतम ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उस इलाका का जो टॉप कैडर्स जैसा सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स रहा है, उन्होंने बस्तर क्षेत्र की जो युवा युवती का उनका सीधापन का फायदा उठाकर उसका अपना कैडर में दिग्भ्रमित करके भर्ती कर दिया। कुछ इलाका में डरा धमका कर भी भर्ती की गई थी। कंपलसरी रिक्रूटमेंट जिसको बोलते, गाँव में मीटिंग लेकर उनके द्वारा बताए जाते हैं आज से गाँव के ये 10 लड़के और 5 लड़कियां हमारा संगठन के लिए काम करे करके इस प्रकार के कंपलसरी रिक्रूटमेंट उनकी मर्जी के विरुद्ध कर दिया गया। तब संगठन के अंदर जाकर देखने के पश्चात इन सब स्थानीय माओवादी कैडर को समझ में आ गए थे, जो बाहर के जो माओवादी कैडर्स हैं, जो लीडरशिप है, उनको एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कभी भी मुठभेड़ होते उनका सामने करके पीछे से वो खिसक जाते हैं और इनका आगे बढ़ने के लिए भी कोई अवसर नहीं देते। हम वैसा एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, जो इधर के माओवादी कैडर को भी आगे बढ़ने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए मौका मिलना चाहिए, ऐसा करके हम कोई सिफारिश नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत को हम बताना चाह रहे थे। इधर का जो स्थानीय माओवादी कैडर्स को जो टॉप लीडरशिप जो बाहर का है, वो हमेशा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके उनका जैसे मुठभेड़ में उनका सामने करके भाग जाते हैं। इस टाइप का परिस्थिति देखकर काफी बड़ी संख्या में जो स्थानीय कैडर्स है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से अभी आत्मसमर्पण कर रहा है। आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनका रिहैबिलिटेशन के लिए शासन का जो पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता दी जाती है। और लगभग अभी देखा जाएगा प्रतिवर्ष एवरेज लेके 500 के आसपास जो कैडर्स आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी ओर जो क्षेत्र की जनता के साथ हमारा जो संबंध की जो बात है, इधर के जो क्षेत्र की जनता स्वयं एक शांतिप्रिय जनता है। जो परिस्थिति ऐसा निर्मित हो
लोग ही उनके इलाका में काफ़ी हिंसा को देखने पड़ रहा है उनका, लेकिन मूलतः वो कब शांति ही चाहते हैं और उनका एक पैसा के पीछे, दौलत के पीछे कोई मोह नहीं है, जो है उसी से अपना जीवन को सीमित करने के लिए उनका जो जीवन यापन चलाने का उनका एक अनुभव रहा और प्रकृति से जुड़कर अपना जीवन यापन करने का उनका एक आदत रहा। इस प्रकार के जनता का जो उनका कैरेक्टर को देखकर उनके समझने के बाद फिर हम उनसे कैसा अपना संबंध को मजबूत कर सकता, मधुर कर सकता, उसके लिए हम काफ़ी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से बस्तर में आमचो पुलिस से लगभग 14 वर्षों से ये योजना संचालित की जा रही कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का, और अलग-अलग जिला में अलग-अलग जो स्थानीय बोली में हम इस योजना को संचालित करते हैं और जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को जानने की कोशिश करते, उसके समाधान के लिए शासन प्रशासन तक उनकी बातों को पहुंचाते हैं। उनके त्योहार है, उनके जो कार्यक्रम है, हम भी पहुंचते हैं और उनके सेंटिमेंट्स को हम सम्मान करते हैं और हम इधर भी उनको आमंत्रित करते हैं। जैसा बस्तर दशहरे के अवसर पर पूरा संभाग के मांझी चालकी और ट्राइबल जो एल्डर्स इधर आते हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके इच्छा अनुसार उनको मूवी दिखाते हैं और काफ़ी कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। इस प्रकार जनता और पुलिस के बीच का संबंध अभी काफ़ी मजबूत और मधुर होते जा रहा है। वो हमारे लिए काफ़ी एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में भी काम कर रहा है। सर, बस्तर को आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपको बस्तर अच्छी तरह से जानता है। इस पर और यही वजह है कि आप लगातार टेन्योर पूरा होने के बावजूद भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो आपको बोरिंग फैक्टर नहीं होता कि बस्तर ही क्यों, यहाँ मैं अपरिहार क्यों हूँ? जैसा छत्तीसगढ़ में आज का एक प्रमुख समस्या है जो नक्सलवाद है, जो हम फाइनल एक निर्णायक मोड में इधर आ गए थे, लेकिन तब शुरू में जो इस विषय को लेकर काम करने के लिए अवसर मिला, एक चुनौती के रूप में इसको लिया और जैसा हर ऑफिसर का एक इच्छा रहते है, मतलब जैसा अपना सेवा काल में जो कोई एक बड़ा समस्या है उसका समाधान के एक पार्ट बने करके जैसे शासन ने हमें अवसर दिया थे, फिर जैसा इसका क्षेत्र की जनता का भी जैसा लगभग सभी कदम में हमको सहयोग मिला है। इधर के जनप्रतिनिधि भी काफ़ी जैसा हर विषय पर मतलब हमको सही मार्गदर्शन देने के लिए उन्हें कोशिश रहते। अन्य जो स्टेक होल्डर्स जैसा मीडिया के साथी हो या बिजनेस कम्युनिटी का लोग हो या व्यापारी हो या स्टूडेंट्स हो, सभी की एक इच्छा शक्ति मतलब बस्तर का जो अभी वर्तमान में जो या पूर्व में जो पहचान रहा, एक हिंसात्मक कारण से बस्तर को लोग जानते हैं और उसी बात को लेकर एक इंप्रेशन बन जाते, उसके बदलने के लिए इधर के स्थानीय जनता का, जनप्रतिनिधि का, सबका एक इच्छा शक्ति थे, उसमें जुड़कर मतलब काम करने के लिए तब हमको मौका मिला। फिर हम इसको एक चैलेंज के रूप में लिया था और जैसा धीरे धीरे परिस्थिति अभी परिवर्तित होते जा रहा है, हमको अच्छा भी लगा, मतलब इस जर्नी में हमारा भी छोटा मोटा कोई योगदान रहा करके, इसलिए किसी प्रकार का कोई बोरिंग फैक्टर नहीं रहा। उल्टा मतलब जो पूरा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर मतलब सबके साथ मिलकर ये बस्तर का एक नया आइडेंटिटी देने में यदि हमारा भी कुछ योगदान होगा, उसमें हम संतुष्टि से आगे काम कर रहे हैं। सर, आप यहाँ पे लगातार सेवाएं दे रहे हैं बस्तर में, तो स्थानीय लोगों की जो खासकर नौकरी के मामले में और भी जो आवश्यकताएं हैं उनको अच्छी तरीके से समझते हैं, उस पर एक आईजी के रूप में आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा एवं विकास में स्थानीय युवा युवती का भी एक अच्छा योगदान हो, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसी उद्देश्य से शासन ने उन्हें काफी बड़ी संख्या में लोकल रिक्रूटमेंट का भी एक प्रावधान बनाकर रखा थे। स्थानीय पुलिस में भी, केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल में जैसा बस्तरी बटालियन सीआरपीएफ में भी स्थानीय युवा युवती को हमने रिक्रूट किया, उनके काफी नियम को रिलैक्स किया थे। उससे फायदा ये हुआ जो स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति के जाने वाला जो युवा है और स्थानीय जो भाषा बोली को समझने वाला युवा हमारे पास काफी अच्छा संख्या में आ गए। उनके माध्यम से जो अभियान के संचालन के दौरान काफी हमको सहायता भी मिलते, उससे हमारा अभियान को एक अच्छा परिणाम तक लेने में भी हमको सफलता मिल रहे थे। विगत वर्षों में काफी उल्लेखनीय हमको बढ़त प्राप्त हुआ, खासतौर पर वर्ष 2024 में अब तक 136 से अधिक जो माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए थे, जो विगत 20 साल में सर्वाधिक संख्या है और काफी ग्रेडेड वेपन्स भी हमने रिकवर किए गए थे। इसमें स्थानीय युवा युवती का भी काफी एक अच्छा भूमिका रहा और आने वाले समय में हमारा कोशिश ये रहेगा मतलब बस्तर क्षेत्र की जो परिस्थिति को बदलने के लिए उन्हें काफी एक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए और खुद उनके माध्यम से हम ये पॉजिटिव चेंज को लेने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। सर, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है बस्तर आज भी पर्यटन के दृष्टिकोण से अबूझ रहा है और पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं सर्चिंग के दृष्टिकोण से हर चप्पे चप्पे पे जाते हैं,
तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से देखते होंगे कि पर्यटन के योग्य कौन सा स्थान है। तो वो भी एक हो सकता है, क्योंकि आपने बड़ी संख्या में दुभाषीय तैयार किए हैं जो पर्यटन उद्योग में काफी योगदान दे सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रयास करने की सोच रहे हैं? जिस तरीके से जैसा विगत दिनों में हमने अंदरूनी इलाका में भी नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ करके धीरे-धीरे अंदर प्रवेश किया, जो इलाका अबूझ रह गई उसको भी जानने के लिए कोशिश किया। उसके कारण काफ़ी अच्छे-अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स को हम एक्सप्लोर कर पाए थे। जैसे उसमें नया-नया झरना है, नया-नया इको टूरिज़्म के लिए जो ट्रेकिंग रूट है, ये सब सामने निकल कर आए थे। उसी कारण से जो टूरिज़्म में भी काफ़ी एक पॉजिटिव चेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है। कोविड के पश्चात की अवधि में काफ़ी फुटफॉल अभी टूरिज़्म हमको मिला है। जैसे बस्तर दशहरे को देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग, विदेश से भी लोग आते हैं और इधर का इको टूरिज़्म, होम स्टे का भी अभी चलन में आ गई है। इन सब के माध्यम से क्षेत्र के युवा युवती को एक एम्प्लॉयमेंट के एक अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, लोकल इकोनॉमी में भी एक बूस्टअप मिलते हैं और कनेक्टिविटी के माध्यम से अभी हम फ्लाइट कनेक्टिविटी से हैदराबाद से रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर और दिल्ली से कनेक्ट हो गए थे। आने वाला समय में हो सकता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भी हमको कनेक्टिविटी मिल जाएगा। रोड नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिस नक्सल समस्या कारण से पहले सड़क बंद हो गए थे, पुनः उसको प्रारंभ करने के लिए काफ़ी हमने काम किया है। नदी के ऊपर पुल पुलिया भी काफ़ी निर्माण पूर्ण हो चुके हैं और कई इलाकों में अभी भी काम प्रगति पर है और रेल कनेक्टिविटी को भी अभी शासन के एक प्राथमिकता से काम कर रहा है। इस प्रकार बस्तर अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी में भी काफ़ी बड़ी संख्या में अंदरूनी इलाकों में मोबाइल टावर्स भी लग जा रहा है, ताकि क्षेत्र के जो युवा युवती बाहर की दुनिया से जुड़ सकता है। उसी प्रकार बाहर के लोग भी आकर बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, उसका इधर का संस्कृति है, उसका देखने के लिए उनको भी एक, इसका आनंद उठाने के लिए उनका भी एक अवसर मिल जा रहा है। इसी हिसाब से आने वाला समय में टूरिज्म काफ़ी एक बड़ा पोटेंशियल के रूप में बस्तर में काम करेगा। सर, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी आईजी सुंदरराज पी, हमारे दर्शकों के लिए संदेश। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए हमारा क्षेत्र की अनेक जनता अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, सुरक्षा बल के साथ ही भी शहादत दिया और इस बस्तर का जो एक नया आइडेंटिटी देने के लिए, इस क्षेत्र के जो विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ये सब हमका सामूहिक एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी निभाने के लिए आप सब बस्तर पुलिस का साथ दीजिए, प्रशासन को साथ दीजिए और शासन के कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, ताकि बस्तर का हम एक नया आइडेंटिटी देने के साथ साथ इस क्षेत्र के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, ये कला है, उसको भारत की दुनिया तक हम ले जाने में मदद होगा। इसी आग्रह के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। देखा, समझा, जाना। आईजी बस्तर सुंदरराज पी जो बता रहे थे कि बस्तर में नक्सली जो समस्या है वो खात्मे की ओर है और इसमें किस तरीके से सोच पैदा की गई है कि यहाँ पे नक्सल समस्या का खात्मा हो और पर्यटन या अन्य उद्योग यहाँ पे स्थापित हो। अब फिर कभी दरस में किसी और व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।